चलो दोस्त, जय हिंद। और आज का लेक्चर आपके लिए क्लास 12 की हिस्ट्री इतिहास का हम लोग क्या देखने वाले 80 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। मेरे मित्र, आपको बता दें, इतिहास जो हिस्ट्री होता है इसमें आपके एग्जाम में 30 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। इसमें से 15 का उत्तर देना अनिवार्य होता है। 15 का उत्तर देना है तो 15 में 15 क्वेश्चन कैसे क्लियर कर पाओगे, तो उसके लिए मात्र 80 आपको लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर सेलेक्ट करके लाया हूं। ये पूरे बुक से है, यानी कि पूरे यह क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी बुक से सिलेक्टेड क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। यह क्या है, तो टॉप 80 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसको हम लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर कहते हैं इतिहास का। मेरे मित्र, इसका लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले मैं एक लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। उस लेक्चर को देख कहाँ सकते हो, तो शिक्षा सेतु के यूट्यूब चैनल पर। कहाँ पे? शिक्षा सेतु। शिक्षा सेतु के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। मेरे मित्र, बहुत प्यार से पढ़ाया गया है, और केवल हिस्ट्री ही नहीं, ज्योग्राफी, पोल साइंस, हिंदी, सब चीज का, ऑल सब्जेक्ट का क्लास डेली शाम को 6 बजे से क्लास चलता है। मेरे मित्र, देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा डेली शाम को 6 बजे, ठीक है ना। शाम को 6 बजे से डेली क्लास चलता है, शाम को, ठीक है ना। अब हो सकता है कि कोनो कोनो रात में कर सकता है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आता है, क्योंकि इससे पहले मैं 10 क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 है कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का नाम लिखे। देखिए, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग क्या है? जैसे कि अगर जिंदगी जीना है तो हर धर्म का कुछ ना कुछ पालन करना जरूरी है। तो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग, अगर बौद्ध धर्म अपनाए हुए हैं अगर आप, तो आपको एक आठ आठ ऐसे मार्ग है जिस पर आपको चलोगे तभी आप उस धर्म लायक है, अन्यथा नहीं है। जैसे कि हिंदू धर्म में होता क्या है, हिंदू धर्म में कि मांस मदिरा नहीं खाया जाता, लेकिन हिंदू धर्म क्या करते हैं, मांस मदिरा खाते हैं। जैसे कि मांस समझ रहे हो, मांसाहारी, और मदिरा मतलब समझ रहे हो, दारू शराब। यह दोनों वर्जित है हिंदू धर्म में। उसी तरह से बेसिकली यहाँ पे बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, चलो। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2019 और 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, सम्यक समाधि। सम्यक समाधि आपके अंदर है, तो आप क्या है, बौद्ध धर्म के। उसके बाद एक केवल सम्यक समाधि, शुद्ध कथन, यानी कि आपकी कथन शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध चारण, यहाँ पे आचरण, शुद्ध आचरण समझ रहे हैं ना, कि आचरण विचार जो आपका शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध आचरण। उसके बाद शुद्ध दृष्टि, शुद्ध वृष्टि होनी चाहिए। साथ में आप शुद्ध विश्वास, शुद्ध विश्वास मतलब समझ रहे हैं, यानी कि आपकी विश्वास शुद्ध होना चाहिए, ठीक है ना। शुद्ध संकल्प, आपके संकल्प जो होना चाहिए शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध जीवन और शुद्ध विचार, ये सब आपके अंदर है तो बौद्ध धर्म के अनुयायी, अन्यथा नहीं है, आप समझिएगा। तो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, तो सबसे प्यार से याद कर सकते हो। क्या याद कर सकते हो? सम्यक समाधि। देखो, सम्यक समाधि थोड़ा अलग है, उसके बाद सब में शुद्ध लगाना है। शुद्ध कथन, शुद्ध आचरण, शुद्ध वृष्टि, शुद्ध विश्वास, शुद्ध संकल्प, शुद्ध जीवन, शुद्ध विचार, ठीक है। एक याद रखना, सम्यक समाधि, उसके बाद सब में शुद्ध, चाहे शुद्ध कथन हो, शुद्ध विचार हो, शुद्ध आचरण हो, शुद्ध जीवन हो, ठीक है ना, विचार संकल्प हो, शुद्ध विश्वास हो। ये सब क्या है मेरे दोस्त, 8 आपके क्या है, बौद्ध धर्म के यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग है जिस पर चलना चाहिए आदमियों को। क्या है कि इसमें जो भी बताया गया सब सही बात है, और ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है। और मेरे दोस्त, केवल यही क्वेश्चन नहीं, आप चाहो तो ऑब्जेक्टिव पूरे बुक से सेलेक्ट करके आपको 400 से 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 80 आपको लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, 20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर आपको दिए जा रहे हैं। यह पीडीएफ एक सब्जेक्ट का है, इतना इतना करके ऑल सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। उसके लिए दिए गए नंबर 91 17 82 30 62 पर आप कांटेक्ट कीजिए। 91 17 82 30 62 पर कांटेक्ट कीजिए, ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स प्राप्त हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन कहा गया, देखो आपको यहाँ पे अकबर का पिक्चर लगा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन भी अकबर के बारे में ही होगा। देखो, अकबर हमारे यहाँ नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन कहता है, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता था? देखो मेरे दोस्त, अकबर का राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता था, क्योंकि देखो अकबर बहुत कम उम्र में ही अपने राज्य की साम्राज्य काफी फैला लिया था अपने बुद्धि और बुद्धि से, ठीक है ना। देखो सिंपल है, अनेक विद्वान और व्यक्ति जलालुद्दीन अकबर को क्या, यहाँ पे मुगल मुगल बादशाहों में यहाँ पे महानता मानते हैं, यानी कि अनेक जो राजा लोग थे अकबर को महान मानते थे। तो वही कहा गया है, अनेक विद्वान और व्यक्ति, यहाँ पे जलालुद्दीन अकबर, क्योंकि उनका नाम था जलालुद्दीन अकबर, एक यहाँ पे 1556 से 1605 को
मतलब इतना से उनकी लाइफ, ठीक है ना। 1556 से 1605 को क्या कहा जाता था, मुगल मुगल बादशाहों में महानतम मानते हैं। अकबर जो था वह मुगल बादशाहों में महानतम थे, ठीक है ना। क्योंकि उसने न केवल अपने राज्य की, अपनी साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि अपने राज्य का विस्तार तो किया, बल्कि उसने अपने समय का विशालतम विशालतम यहाँ पे दृढ़ और सबसे बड़ा समृद्ध राज बनाकर सिद्ध कर दिया कि भाई हमसे कोई बढ़िया बुद्धिमान कोई नहीं है। तो मेरे दोस्त याद रखना कि यहाँ पे बादशाह यानी कि अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता था। अकबर को केवल विद्वान अकबर अनेक प्रकार के यानी कि अनेक विद्वान और व्यक्ति जलालुद्दीन अकबर को क्या करते थे, यहाँ पे मुगल बादशाहों में महानतम मानते थे। क्योंकि उनके क्योंकि उन्होंने न केवल अपनी साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि अपने समय का विशालतम, दृढ़तम और बेसिकली समृद्ध राजा बनकर भी सिद्ध कर दिया। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, एक समृद्ध राजा और भारत के यानी कि राष्ट्रीय शासक के रूप में जाना जाता है। और ये क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, ऑलरेडी 2021 और 2019 के एग्जाम में पूछा गया है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं या उत्खनन से आप क्या समझते हैं। देखो क्वेश्चन दो तरीके से कह रहा है, लेकिन आंसर एक ही लिखाएगा। हो सकता है आपसे क्वेश्चन जैसे 2019 और 2015 में क्वेश्चन कहा पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, वो वही क्वेश्चन कह देगा कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं, और ये 2021 में पूछ दिया। डिफिनीशन वही लिखाएगा, परिभाषा आपका दोनों के लिए वही लिखाएगा। उत्खनन से क्या समझते हैं या पुरातत्व से क्या समझते हैं। देखो पुरातत्व जो होता है, आप देखो अगर कोई भी बड़ा इतिहास ले लो, कोई भी बड़ा इतिहास, वो बिना पुरातत्व के पूरा नहीं है। जैसे कि राम मंदिर बना, सबसे प्रचलित मैं एग्जांपल देता हूँ। राम मंदिर जब बना, राम मंदिर किस आधार पर बना, जब वहां पे खनन हुआ, उत्खनन जब हुआ वहां पे, तो राम की अवशेष प्राप्त होना शुरू हो गए। जो राम का ग्रंथ है, ठीक है, रामायण है, उसमें जो चीज लिखा हुआ है वहां पर वो खोदने के बाद प्राप्त हुआ। यानी कि वह पूरा तत्व यह सिद्ध करता था कि भाई यहाँ पर राम मंदिर था, ठीक है, इसलिए वहां पे राम मंदिर बनाया गया। उसी तरह से हर एक चीज, मतलब हर चीज में आपको वही है कि पूरा तत्व हमारे इतिहास को, जैसे कि आप देखना, आपने मोहनजोदारो का नाम सुना होगा, हड़प्पा सभ्यता का नाम सुना होगा। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदारो इसमें कहीं ना कहीं इसमें जिक्र किया हुआ होगा। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की कोई देखा तो नहीं है। हड़प्पा सभ्यता कैसे पता चला, जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई, जब वहां पे खुदाई होना शुरू हुआ, तो वहां पे पता चला कि भाई हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदारो है, ठीक है ना। समझ रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता की पुरातत्व से ही पता चला कि भाई यहाँ तक भी कोई वस्तु अगर पृथ्वी के खनन से प्राप्त होता है, वो कितना वर्ष पुराना है, वो इससे पता चलता है कार्बन डोपिंग से। ऐसे वो साइंस का विषय है, कार्बन डोपिंग क्या है, आपके विषय आर्ट्स का नहीं है, लेकिन कार्बन को डोपिंग करके पता लगाया जा सकता है कि यह वस्तु कितना पुराना है। याद रखना, पुरातत्व वह विज्ञान है, पुरातत्व वह विज्ञान है जिससे क्या होता है, जिसके जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्त में छिपी हुई सामग्री को खुदाई कर अतीत के लोगों को, अतीत मतलब पुराने लोगों को, अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान देता है। मतलब देखिए, आपको पुरातत्व एक प्रकार की विज्ञान है, जो हमारे अतीत लोग यूज करते थे। अतीत के जो विज्ञान था, अतीत का जो टेक्नोलॉजी था, वो खोन कर पृथ्वी के गर्त में दबा हुआ है, उसको खोन कर आधुनिक भौतिकी, जो भौतिक जीवन का ज्ञान देता है, यानी कि आज के जीवन का ज्ञान देता है। वही कहा, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्त में छिपी छिपी सामग्रियों की खुदाई कर अतीत मतलब पहले के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान देता है। पहले के लोग कैसे भौतिक जीवन को जीते थे, उसकी ही ज्ञान आज के लोगों को देता है। कि भाई आज भले टेक्नोलॉजी कितना बढ़ गया है, लेकिन पहले के भी टेक्नोलॉजी कम नहीं थे। पहले हेलीकॉप्टर हुआ करते थे, पहले रेल चला करते थे, पहले भी बहुत चीज होते, ठीक है ना, पहले भी हीटर थे, पहले भी बहुत सारा चीज थे, ठीक है ना, लेकिन उस अपना तरीका था। या वहां पे अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान देता है, ठीक है ना। किसी भी सभ्यता के इतिहास को जानने में पुरातत्व का महत्वपूर्ण स्रोत है। बिना पुरातत्व की खुदाई से, जैसे कि आप बताओ, कोई भी खुदाई होता है, कोई भी बड़ा इतिहास ले लो,
चाहे आप विक्रमशिला ले लो, विक्रमशिला की बात कर ले, चाहे हमारा नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर ले, ये सब कैसे प्राप्त हुआ? यह जब खुदाई होना शुरू हुआ तब पता पता चला कि भाई यहाँ पे कुछ था, यहाँ पर कुछ था। आप मोहनजोदारो की बात कर लेते हैं, चाहे हम यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता किसी को पता था? जब खुदाई हुआ तो पता चला कि भाई यहाँ पे कोई सभ्यता था बसा हुआ जो अभी खत्म हो चुका है। तो कैसे पता चला? पुरातत्व से। तो ये कहता है किसी भी सभ्यता के इतिहास को जानने में पुरातत्व की महत्वपूर्ण। पुरातत्व मतलब पुराना सामान जो धरती में दबा हुआ है, ठीक है ना? स्रोत है हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान पुरातत्व पर ही आधारित है। बिल्कुल बात है, हड़प्पा सभ्यता का पूरा ज्ञान पुरातत्व पर ही आधारित है। इसमें कोई सिद्ध नहीं हो चुका है कि इसमें हुआ क्या था, ठीक है। यहाँ पे उत्खनन से विभिन्न सभ्यताओं की प्राचीनता का पता चलता है कि यह सभ्यता कितना प्राचीन था। यह कैसे पता चलता है कि भाई वो सभ्यता कितना प्राचीन कितना पुराना है? कैसे पता चलता है? जब वहां पर सामान निकलते हैं, कोई पुरातत्व सामान निकला, उस सामान को डोपिंग किया जाता है तो पता लगाया जाता है, कार्बन डोपिंग जिसको कहते हैं, कि वो वस्तु कितना पुराना, वस्तु से पता लगता था भाई इतना वर्ष पुराना यह साम्राज्य है। तो साम्राज्य की यहाँ पे सभ्यता की प्राचीनता का पता चलता है। पुरातत्व यहाँ पे वस्तु जितना गहराई के परत में होती है उतना ही प्राचीन होता है। बात ये भी है कि जितना वस्तु अंदर मिलेगा, जितना पृथ्वी के अंदर मिलता है, उतना पुराना सभ्यता माना जाता है, ठीक है ना? क्योंकि देखो धीरे धीरे पृथ्वी की ऊंचाई बढ़ते जाती है, मिट्टी बढ़ते जाती है, गर्त में दबते जाता है, तो जितना नीचे मिलेगा वो उतना पुराना होगा। तो यही बेसिकली पुरातत्व है। पुरातत्व आपने समझा, और इसको याद जरूर करिएगा। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, उत्खनन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन के साथ आंसर याद कीजिएगा, क्वेश्चन भी याद होना चाहिए आप। अगला क्वेश्चन है कार्बोनेट कार्बोनेट 14 विधि से आप क्या समझते हैं? कार्बोनेट 14 विधि क्या है समझिए। देखो कार्बोनेट, सुन यहाँ पे कार्बोनेट की कार्बन 14 विधि तिथि निर्धारित की वैज्ञानिक विधि है। कार्बन आप जो कार्बनिक जो बात करें, ठीक है ना, कार्बोनेट नहीं, कार्बनिक 14 विधि जो है, कार्बनिक 14 विधि एक प्रकार की क्या है, तिथि निर्धारित करने की वैज्ञानिक विधि है। क्या है? तिथि निर्धारित करने की वैज्ञानिक विधि है। वस्तुतः किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन क्या है 12 और कार्बन 14 सामान्य मात्रा में पाया जाता है। कार्बन 12 और कार्बन 14 हमारे लाइफ में किसी भी जीवित पदार्थ में सामान्य मात्रा में पाया जाता है। तो सिंपल बात है, कार्बन 14 विधि जो है तिथि डेट निर्धारित करने की विज्ञान विधि है। और वस्तुतः किसी भी जीवित वस्तु में जहाँ पे कार्बन 12 और कार्बन 14 समान अवस्था में या समान पाया जाता है। डिफिनेशन बहुत इजी और पूछा बहुत बार गया है। 2015, 21, 22, 23 लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन है अकबर की सुलह ए कुल की नीति क्या थी? अकबर की सुलह ए कुल की नीति क्या थी समझिएगा। अकबर की सुलह ए कुल की नीति सार्वभौमिक शांति को स्थापना के उद्देश्य से यहाँ पे प्रचलित किया गया था। क्वेश्चन बहुत इजी है मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहा कि अकबर की यहाँ पे सुलह ए कुल की नीति क्या थी? तो अकबर की सुलह ए कुल की नीति सार्वभौमिक शांति मतलब शांति व्यवस्था बनाने के बाद का, तो सार्वभौमिक शांति को स्थापना के उद्देश्य से यहाँ पे प्रचलित किया गया था। तो सिंपल डिफिनेशन है कि अकबर के सुलह एक कुल नीति क्या था? बेसिकली यह था आपका सार्वभौमिक शांति को व्यवस्था या स्थापना के विरुद्ध प्रचलित एक आंदोलन किया गया था। सिंपल सीधा समझिए, आंदोलन के रूप में एक प्रचलित किया गया था। तो वही बात है, अकबर के सुलह नीति एक प्रकार के सार्वभौमिक शांति को स्थापना के उद्देश्य से प्रचलित किया गया था। और ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत आने वाले 2 विदेशी यात्री हम उसके वृतांत का नाम लिखे। भारत आने वाले 2 विदेशी यात्री कौन है? मेगास्थनीज है, और उसके बाद हमारा है हेनसांग, ठीक है ना। मेगास्थनीज की बात करें, सबसे पहले जो भारत में आया था, उसके बाद यहाँ पे हेनसांग थे। 2 ऐसे यात्री जो भारत में आए थे, मतलब आने वाले बहुत सारे थे, लेकिन यहाँ पर 2 विदेशी यात्री हम उसके वृतांत का नाम लिखना है। सबसे पहले मेगास्थनीज की बात कर लेते हैं। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था।
वे अपने इंडिका पुस्तक में देखो, कोई भी अगर यहाँ पे जो कोई भी व्यक्ति अगर भारत आया था, भारत यात्रा पर कैसे पता चलता है, तो उसका अपना-अपना एक बुक है। सब बड़े-बड़े आदमी का बुक है, तो जब आता है तो अपने जीवन दिनचर्या के बारे में लिखता है। जैसे आप कहीं गए घूमने, यहाँ तो टेक्नोलॉज़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले कुछ नहीं होता था। तो जैसे कि मेगास्थनीज आया बुक, या किसी को ने देखा नहीं, किसी को पता नहीं, क्योंकि जो जो ने देखा वो खत्म हो गए, ठीक है ना? तो बेसिकली वो कैसे पता चला? तो मेगास्थनीज का एक बुक है, नाम है इंडिका, ठीक है ना? इंडिका, इंडिका नामक एक पुस्तक है। इंडिका में उन्होंने बताया है, मेगास्थनीज का लिखा है, बुकवा तरह पे करेगा, लिखा होगा कहीं न कहीं। तो बुक में लिखा है कि भारत बहुत अच्छा देश है, मैं वहाँ पे गया था। और किसके समय गया था ये भी लिखा हुआ है। इसी तरह हमको पता चला कि मैं मेगास्थनीज भारत आया था, किस समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और भारत के बारे में बहुत सारी बातें लिखी है। वही कहा गया, मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में महाराज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका नामक पुस्तक में अपने अपने समय के भारत के बारे में काफी कुछ लिखा है। अपने समय के भारत, जब उस समय की भारत था, उस समय के बारे में काफी कुछ लिखा है मेगास्थनीज। उसके बाद यहाँ पे है हिनसांग। हिनसांग प्राचीन भारत में आने वाला सबसे प्रसिद्ध यात्रियों में से एक था। देखो, हिनसांग जो प्राचीन भारत में आने वाला एक सबसे प्राचीन प्रसिद्ध यात्रियों में से एक था, ठीक है ना? उन्होंने अपनी पुस्तक सीयूकी 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 में भारत की वर्णन किया है। देखो, अब पता कैसे चला कि भाई यहाँ पे हिंसांग आया था, यहाँ पे हिंसांग आया था? तो उन्होंने एक बुक लिखा है सीयूकी, उसमें भारत की चर्चा किया, इससे पता चलता है कि भारत आया था, ठीक है ना? वही कहा, हिमसांग प्राचीन भारत में आने वाला एक क्या था? प्रसिद्ध यात्री था। प्रसिद्ध यात्रियों में से एक था। उन्होंने अपनी पुस्तक यहाँ पे सी यू की में भारत की विशाल चर्चा की है और विस्तृत चर्चा की है, भारत की वर्णन किया है, ठीक है ना? तो मेगास्थनीज और दो ऐसे थे जिनके वृतांत और यात्री का नाम है। ये क्वेश्चन 2020 और 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, भारत में यहाँ पे उपनिवेश उपनिवेश की स्थापना के 4 कारण लिखे। देखो, भारत में उपनिवेश की 4 कारण बताना है। सब भारत में उपनिवेश के 4 कारण निम्नलिखित है। यूरोपीय देशों ने निम्नलिखित कारणों से भारत के उपनिवेश की स्थापना किया। देखो, भारत में उपनिवेश की स्थापना के 4 कारण बताए। भारत में उपनिवेश की स्थापना का 4 कारण क्या है? तो इसके निम्नलिखित कारण है। तो यूरोपीय देशों ने निम्नलिखित कारणों से भारत का उपनिवेश की स्थान बनाया। सबसे पहला कि कच्चे माल की प्राप्ति। यहाँ पे कच्चे माल की खूब प्राप्ति होती है। जैसे सीमेंट बनाना है तो चूना पत्थर की प्राप्ति हो जाएगी, चीनी बनाना है तो ऊख की प्राप्ति हो जाएगी। कच्चे माल की भारत में बहुत सारा प्राप्ति, इसलिए यहाँ पे उपनिवेश बना। साथ में निर्माण माल की खपत। यहाँ की तक भारत बहुत बड़ा एक विशाल बाजार है, बाजार नहीं, खरीदार है, जहाँ पे अगर कोई वस्तु बनता है तो उसकी खरीदार बहुत सारा मिल जाता है, इसलिए निर्माण माल की खपत। साथ में थर्ड पॉइंट है ईसाई धर्म का प्रचार। यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार था, इसीलिए यूरोप लोगों ने क्या किया? भारत को उपनिवेश बनाया। साथ में यहाँ पे क्या था? यहाँ पे समृद्धि की लालसा ने बेसिकली क्या, यूरोपीय देशों ने भारत की उपनिवेश का स्थान बनाया। तो भारत में उपनिवेश की स्थापना का 4 कारण कौन है? तो कच्चे माल की प्राप्ति, निर्माण माल की खपत, साथ में यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार, और यहाँ पे समृद्धि की यहाँ पे लालसा। ये 4 कारण थे जो भारत को उपनिवेश बनाने में मदद किया। अगले क्वेश्चन देखिएगा जरा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, मुस्लिम लीग द्वारा। देखो, जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों एक ही था, उस समय अलग नहीं था। पहले तो अफगानिस्तान भी एक था, लेकिन बहुत पहले अफगानिस्तान अलग था। लेकिन आजादी तक, जो 1947 में आपका आजादी हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय बेसिकली भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक था, ठीक है ना? लेकिन भारत पहले हिंदुओं का राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन जब बाद में अकबर उकबर आए तो उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम लोग आने लगे धीरे धीरे, ठीक है ना? और अपना घर बनाने लगे, बसने लगे, ऐसे ही हुआ था। तो बेसिकली क्या, तो जिन्ना का कहना था, जिन्ना भी था उसमें, ठीक है ना? जिन्ना जो था, जिन्ना का कहना था कि भाई ठीक है, भारत हिंदुओं का राष्ट्र है, हिंदुओं का राष्ट्र है, इसलिए मुसलमानों को यहाँ पे इज्जत नहीं मिलेगा। मुसलमानों को यहाँ पे क्षुद्र करके और मुसलमानों के अल्पसंख्यक कह के पुकारा जाएगा, जिससे हमको एक अलग देश चाहिए। इसलिए मुसलमान लोग प्रदर्शित करने लगे कि हमको एक अलग देश चाहिए। तो महात्मा गांधी
भारत पहले ये थी कांग्रेस के सामने आया, तो कहा कि एक पाकिस्तान बना दिया गया। तो कुछ जो बंगाली पाकिस्तान से बंगाल की तरफ उधर चले गए बांग्लादेश में, इधर एक चला गया पूर्वी पाकिस्तान जो पंजाब में थे, वो पाकिस्तान में चला गया, पंजाब में, समझ गए। उधर आधा मुस्लिम वहां चले गए, लेकिन बीच में हुआ क्या, सब मुस्लिम यहाँ से वहां जाने लगे, लेकिन बीच में गांधी जी एक नारा लगा दिए, जो आज भी लोग मतलब उसको बुरा मानते हैं, कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ठीक है। बस आधा कुछ मुस्लिम, अभी तो बेसिकली पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम इंडिया में रहते हैं, और शुक्र है कि भाई इंडिया में रहते हैं। क्या है कि पाकिस्तान में हाल 72 है, आपको भी पता है कि आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी धर्म है, इंडिया में सबसे सुरक्षित है। इंडिया से बेहतरीन कोई देश ही नहीं है, हम सीधा जानते हैं, ठीक है ना। इंडिया को स्वर्ग लोग मानता है, ये आपको पता है। याद रखना, कुछ चिरंदिगे लोग होते हैं जो दंगे करते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई थी, इस पर एक चर्चा करना है। हम अगर यहाँ पे चर्चा किसी चीज का कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, किसी व्यक्ति धर्म की या प्रायथी करने के लिए नहीं कर रहे हैं, मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा। किसी भी व्यक्ति और वस्तु की हम, समझ गए ना ध्यान से। चलिए, तो मेरे दोस्त यहाँ पे कहा गया मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई। देखो वहां पे मोहम्मद मोहम्मद अली जिन्ना के, मोहम्मद अली जिन्ना, मैं अभी जस्ट बताया जिन्ना, ठीक है ना, ये जिन्ना के पिक है, आप देख सकते हो, ये बकलोलवा है, शायद हो सकता है कौन हो। अब कौन मस्त, भाई मुस्लिम भाई लोग मत कहना कि इसको बकलोलवा कहे, पाकिस्तानी है तो बकलोलवे कहेंगे ना। हाँ, तो याद रखना, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग कांग्रेस के सामने, मुस्लिम लीग कांग्रेस के सामने में आप दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। देखो कांग्रेस उस समय बहुत बड़ा पार्टी था, ठीक है ना। कांग्रेस के सामने मुस्लिम लीग जो था, मुस्लिम लीग जो मुस्लिम धर्म के लोग थे, वो एक दीवार की तरह खड़ा हो गए थे, ठीक है ना। अब उन्होंने यहाँ पे उसने यह प्रचार करना शुरू कर दिया। अब मुस्लिम लीग जो थे यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि मुसलमान अल्पसंख्यक का, यहाँ पे अल्पसंख्यकों का बहुसंख्यक हिंदू में समा यहाँ पे क्षमा जाने का यहाँ पे खतरा है। मतलब देखो, अल्पसंख्यकों का मतलब मुस्लिम जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक मतलब उस समय थे बहुत कम संख्या था, तो अल्पसंख्यकों का, यानी कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों का, देखो डिफिनेशन में है, मैं नहीं कर रहा हूं, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को या अल्पसंख्यकों का यहाँ पे बहुसंख्यक मतलब हिंदू उसमें काफी बहुत थे, तो हिंदू बहुसंख्यकों का समा जाने का खतरा है, कि हो सकता है कि कम मुस्लिम है, जब आपको हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, तो इसमें मुसलमानों को हिंदू में कन्वर्ट हो जाना पड़ेगा, क्योंकि कम है, तो कम है तो भाई हिंदू बन जाएंगे वो। क्या कि कोई उपाय नहीं है, सिंपल बात है, बहुत अल्पसंख्यक है, बहुत कम है, और बहुसंख्यक हिंदुओं के समा जाने का खतरा है, खतरा है। हिंदू, यहाँ पे हिंदू एक अल्प राष्ट्र है, अलग राष्ट्र है, हिंदू जो है एक अलग राष्ट्र है, ठीक है ना। हिंदू एक अलग राष्ट्र है और भारत हिंदुओं का देश है, यह किसने कहा, अली जिन्ना, ठीक है। और भारत एक हिंदुओं का देश है, यह कहकर हिंदू आप सांप्रदायिकों ने मुस्लिम लीग की बात कही, ठीक है ना। यह कहकर क्या कहते थे, सांप्रदायिकों ने मुस्लिम लीग की बात की, मतलब मुस्लिम लोग ही बात करना शुरू किए कि हमको आप अपना एक अपना देश बना कर दीजिए, हम अपना देश में अपना आजाद रहेंगे, उसमें हमको कोई खतरा नहीं है, यहाँ पर रहेंगे तो हमको खतरा है, हो सकता है कि हमारा यहाँ पर अस्तित्व समाप्त हो जाए, ताकि हम भी हिंदू राष्ट्र में रहेंगे तो हम भी हिंदू बन जाएंगे, क्योंकि इन्होंने खुद माना था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू देश है, ठीक है ना, उनका कहना था। इसी वजह से भारत या पाकिस्तान की मांग की गई। याद रखना मेरे दोस्त, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा दीवार बनकर खड़ा था। उन्हों पे अब उन्हें यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि मुस्लिम अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक में समा जाने का खतरा है, हिंदू बहुसंख्यक में समा जाने का खतरा है, हिंदू एक अलग राष्ट्र है, और भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदुओं का देश है। यह कहकर हिंदू का यहाँ पर सांप्रदायिकों ने मुस्लिम लीग की बात दोहराई, ठीक है ना। इसीलिए पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, दूसरा कुछ नहीं था, दूसरा रीजन नहीं था, नहीं तो आज भी पाकिस्तान, लेकिन कुछ दिन बाद पाकिस्तान भी हिंदुओं क्या होगा, याद रखिएगा, सिंपल बात है। अखंड भारत बनेगा, क्या बनेगा, अखंड भारत। क्योंकि देखो बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा हुआ कि सब दुनिया अपने आप लड़ाई में व्यस्त होंगे, भारत उसमें किसी को कुछ नहीं करेगा, सब उन्हें यूक्रेन लड़ेगा, उन्हें रसिया लड़ेगा, चाइना लड़ेगा, अमेरिका लड़ेगा, सब मर उड़ के बचेगा, तो सिर्फ
हिंदुस्तान ही बच पाएगा, हिंदुस्तान के कुछ आयाम बच पाएंगे, हिंदुस्तान के कुछ लोग बच पाएंगे और तब अखंड भारत बनेगा। आने वाला समय में आएगा, देख लो 20 लगभग 50 साल में हो जाने वाले हैं, 50 साल में कंफर्म है। 50 साल के अंतर्गत ये कंफर्म है कि हिंदू राष्ट्र पूरे दुनिया बन जाएगा, खूब लड़ाई, भीषण लड़ाई चलेगा, देखना। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन, मोइंजोदारो की विशाल नगर अवस्था के विषय में क्या जानते हैं? देखो मोइंजोदारो, आपने नाम सुना होगा, मोइंजोदारो एक मूवी भी है। तो मोइंजोदारो के विशाल नगर, यहाँ पे स्थान नगर के विषय में लिखे। ये क्वेश्चन 2119 के एग्जाम में पूछा गया है। देखो तीसरी प्रकार की भवन स्थानगर होता था। तीसरी प्रकार की भवन जो होता है स्थानगर होता था, जिसका आकार 180 बाई 180 था, 180 बाई 180, 180 बाई 180। इसको गुना नहीं पढ़ना, बाई पढ़ना, क्योंकि जब ऐसे नापा जाता है ना घर उनको, तो बाई में नापा जाता है। तो 180 बाई 180 वर्ग फुट का था। याद रखना, तीसरी तीसरी प्रकार के भवन को स्थानगर होता था, जिसका आकार 180 बाई 180 वर्ग फुट का था। इसके चारों ओर बरामदे होते थे। आप देखना, पहले घर जो होते थे बीच में आंगन होते थे, चारों तरफ से बरामदे होते थे, फिर घर होता था। आपने देखा होगा ऐसा ही नॉर्मली होता था। तो ये कहा गया होता था, इसके चारों तरफ बरामदे बरामदे होते थे, और स्थानगर को पानी से भरने के लिए एक कुआं होता था, और स्थानगर में पानी भरने के लिए कुआं होता था। यही हमारा विशाल नगर की था। दूसरा क्वेश्चन है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, त्रिपिटक के विषय में आप क्या जानते हैं? देखिए त्रिपिटक एक 3 ऐसे ग्रंथ है, यहाँ पे पीटक 3 है। देखो पीटक जो होते हैं 3 है, कौन कौन से समझिए। पीटक 3 है। पीटक क्या है? 3 है। एक है सुत पीटक, क्या है? सुत पीटक। एक है यहाँ पे विनय पीटक, क्या था? विनय पीटक, विनय पीटक। एक है अभिधम्मा पीटक, क्या था? अभिधम्मा, अभिधम्मा, अभिधम पीटक, अभिधम्मा नहीं, अभिधम पीटक। और यही तीनों पीटक को हम लोग कहते हैं त्रिपिटक। याद रखना, पीटक 3 है, सुत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक। ये 3 पीटक को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। देखो पीटक 3 है, सुत पीटक, विनय पीटक और अभिधम्मा, अभिधम्मा पीटक। इसमें इसे यहाँ पे इससे इन्हें त्रिपिटक के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि 3 है इसलिए त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। तो पिटक क्या है? 3, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। और यह 3 है इसीलिए इसे त्रिपिटक कहा जाता है। और ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। देखो इस तरह से आपको धीरे धीरे करके 10-10 क्वेश्चन करके आपको ऑल सब्जेक्ट का क्लासेस चलेगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शिक्षा सेतु पर सबका पीडीएफ नोट्स रेडी है, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग सब मिल जाएंगे, जिससे पढ़ कर इजी से 400 प्लस कर सकते हो। ठीक है ना मेरे दोस्त? तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव क्लास चलेगा डेली 6 बजे शाम को, चला क्लास चलता है शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल पे, याद रखिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।